Namaste. Welcome to Moods of Bharat. Our guest today is an IITian from Kanpur. He's a secretary of World Hindu Economic Forum, Mumbai chapter. He has 4 decades of experience in the corporate industry. उन्होंने टाटा ग्रुप, L&T, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसी बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है and he's a fitness freak. Let's get into a conversation with Shri Ravikant Mishra ji. Namaste sir. नमस्ते। वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत। थैंक यू हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैंने सुना है जो आई थिंक 2010 से चल रहा है, बट आई केम टू नो अबाउट इट नॉट वेरी रिसेंटली, पर 1 साल पहले। सो विच इज कॉल्ड वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम। सो व्हाट इज दिस? इट साउंड्स वेरी एक्साइटिंग। इकोनॉमी भी है, हिंदू भी है, एंड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं हम। व्हाट इज इट एग्जैक्टली? एंड आप उसके सेक्रेटरी हैं द मुंबई चैप्टर के, सो प्लीज टेल अस अबाउट इट। अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको इस शो के लिए बुलाया है। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम मेरे लिए भी उतना ही नया था आज से 5 साल पहले जितना आज आपके लिए है। जी। मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद मैं कई कंपनियों में 45 साल तक नौकरी किया और नौकरी में केवल रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित था। मेरे अंदर कुछ शिक्षा होती थी कि मैं भी कुछ सोशल काम करूं, लेकिन मौका नहीं मिलता था। तो जब मौका मिला तो मैंने ढूंढने लगा कि मैं कहाँ काम करूं। उसी समय मेरे एक दोस्त ने मुझे वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम 2019 का जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था उसके लिए आमंत्रित किया। और वो आमंत्रण में हुआ ऐसा कि स्वामी विज्ञानानंद से मेरी मुलाकात हो गई और उनका इफेक्ट हमारे ऊपर इतना चढ़ा कि आज तक मुझ पर काम कर रहा हूँ। मैं आपको ब्रीफ उसके बारे में बताऊंगा। जी। 2019 में बॉम्बे में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस थी नवंबर के महीने में, और मुझे भी उसमें एक वॉलंटियर करके काम करना पड़ा। स्वामी जी के सानिध्य में आने से धीरे धीरे मुझे पता चलने लगा कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम क्या है। और जैसे जैसे मैं उसमें अंदर गया, जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया 2019 का, तो उसके बाद में स्वामी जी ने डिसीजन लिया कि भाई अब जागरण तो बहुत हो गया। मैंने लोगों को हम बताते हैं कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम क्या है, क्यों है, क्या हमें करना चाहिए, लेकिन ग्राउंड पे कुछ काम नहीं हो रहा था। तो ग्राउंड का मतलब लोगों से मिलना, जो बेनिफिट्स उसके बारे में हम बताते हैं वो लोगों को बेनिफिट देना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लोगों को इससे जोड़ना, ताकि जिसके लिए बनाया गया उसका फ़ायदा हो। तो उसमें तो मैं रम गया और आज तक वही काम कर रहा हूँ। लेकिन वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम शुरू क्यों हुआ उसकी मैं थोड़ा सा आपके उसके बारे में बताता हूँ। स्वामी विज्ञानानंद जी एक IIT खड़गपुर से पास आउट इंजीनियर हैं। उन्होंने कुछ दिनों काम किया और उसके बाद में उनके अंदर इच्छा जगी कि इसे हिंदू समाज में बहुत कुछ गड़बड़ियाँ हैं, उसको सुधार करने के लिए उन्हें इसमें जुड़ जाना चाहिए। उन्होंने संन्यास ले लिया और कुछ दिनों तक भटकते रहे, जस्ट लाइक अ मॉन्क। संस्कृत पढ़े, बहुत कुछ उन्होंने किया इस लाइन में। बाद में किसी ने सुझाव दिया होगा, वो राष्ट्र सेवक संघ RSS ज्वाइन कर लिए। तो RSS में अलग अलग आयाम में काम करते रहे और बाद में इस समय वो विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। तो वो तो उनकी वो जर्नी हो गई। इस जर्नी में विश्व हिंदू के विदेश विभाग को देखते थे तो बाहर जाते थे, और वो बाहर जाते थे और वो लोगों से मिलते थे, उनके कार्यकलाप देखते थे कि भाई हिंदू लोग कहाँ थे, कहाँ आ गए। चूँकि वो इंजीनियर थे, टेक्निकल आदमी थे, उनके दिमाग में बार बार आता था कि यार हम तो इतने अच्छे थे, हमारे फुटप्रिंट्स इतने अच्छे हैं, दुनिया के हर एक कोने में कोई न कोई हिंदू बैठा हुआ है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आज हालत क्या है, और हालत क्या है, क्यों है, और क्या किया जा सकता है। इंजीनियर में आप जानते हैं कि ये टेक्निकलिटी तो होगा ही, क्या, क्यों और कैसे। तो उन्होंने भारत आकर के या वहाँ के लोगों से भी बातचीत करने के बाद में उन्होंने ज्यू, चाइनीज़, अलग अलग लोगों से कन्वर्सेशन किया, उनसे जानने की कोशिश की
कि आफ्टर ऑल जो लोग हमसे बहुत नीचे थे आगे कैसे आ गए, और हम लोग इतने ऊपर थे नीचे कैसे चले गए। तो उन्होंने एक चीज़ देखा कि जो दूसरे लोग हैं वो आपस में मिले हुए हैं। जब एक बिजनेसमैन चाइना से चल करके सिंगापुर जाता है या किसी और देश में जाता है तो उसको सामान खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपने देश वाले को बोलता है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम बनाते हो तो आ जाओ। ओके। वैसे ही जो लोग करते थे वैसे भी और कम्युनिटी करती थी। जब हमारे लोगों में आता था कि भाई एक सामान की भारत में ज़रूरत है तो वो लोग ट्रेडिंग पे आ जाते थे कि उनसे लेके वहाँ भेज दो। रिजल्ट क्या हुआ कि हम लोग जहाँ जहाँ काम करते थे, हमारे बिजनेस में जो अपने एजेंट्स बैठे थे, धीरे धीरे ईज्ड आउट हो गए और पूरे बिजनेस के ऊपर बाकी लोगों का कंट्रोल हो गया। दैट मीन्स हमारे यहाँ नेटवर्किंग नहीं था या उसकी समझ नहीं थी। हो सकता है कि आपस में लोगों में विश्वास न हो, जो भी हो जाओ। एक टाइम था कि हम लोग दुनिया में हर जगह थे, लेकिन धीरे धीरे 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में हम लोग शिफ्ट होने लगे, उस जगह पे वो लोग आने लगे। तो स्वामी जी ने प्रॉब्लम तो समझ लिया, उनको इसका सॉल्यूशन भी देना था। तो जब वो भारत में आए 2010 के आसपास, उन्होंने अपने लोगों से बात करनी शुरू की कि भाई ये समस्या तो बड़ी गंभीर है। और उन्होंने एक फिलॉसफी दी अपने चाणक्य से, जो कौटिल्य जी है, आज से 2300 साल पहले उन्होंने कहा था धर्मस्य मूलम अर्थ, बिना पैसे के कोई भी धर्म चल नहीं सकता है। मनी इज स्ट्रेंथ। ये आज हमको सबको पता है, हिंदू के हर घर में ये बात जानी जाती है कि नहीं भाई सेठ जी की जरूरत है, लेकिन हम वो काम तो नहीं कर रहे थे। तो न कहा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये जो पैसे की बात है इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे लोगों को बिजनेस करना चाहिए। बेसिकली धर्म से मूलम अर्थ मतलब हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमें वो लोग चाहिए जो पैसा बना सकते हैं। मीन्स वेल्थ क्रिएटर की जरूरत है। हम हिंदू तो पैदा करें, लेकिन उसके अंदर वेल्थ क्रिएशन की भी भावना होनी चाहिए। तो कैसे किया जाएगा? तो पहले ये हुआ कि भाई आज से 2000 साल पहले आप देखेंगे, और OECD ने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यूरोपियन कंपनी। उसने देखा है कि 2000 साल पहले जो भारतीय लोग हैं उसमें हिंदू ही थे, बाद में तो दूसरे लोग आए, उनका कंट्रीब्यूशन आज की पॉपुलेशन को देखते हुए 35% GDP का था। आज हर एक आदमी GDP की बात कर रहा है कि आज हमारी GDP कितनी है, तो 3.5%, 5% जो भी बात हो रही है। उस समय 35% मैंने वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी थी। उसमें आप अफगानिस्तान को जोड़ दें और मलेशिया को जोड़ दें, क्योंकि यहाँ तक हम लोग फैले हुए थे, तो करीब 45 to 50% आ जाता है। तो हम लोगों का एक टाइम था 2000 साल पहले कि हम 50% कंट्रीब्यूट करते थे GDP का। लेकिन 1947 जब ब्रिटिश लोग यहाँ से जाने लगे तो उस समय हम लोग 1.5 to 2% पे आ गए थे। तो सोचने की बात थी कि भाई हम लोग इतने रिच थे, गरीब हो गए। और कॉलेजेस में आपने देखा होगा, मैंने शुरू किया पढ़ाई में तो 1954 का पैदाइश हो, और IIT में टॉप कॉलेज से पढ़ के आया हूँ। वहाँ पे हमेशा यही बताया गया कि भाई ब्रिटिशर्स ने आकर के यहाँ के देश को बदल दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि आपके बाप दादे के दादे जो भी थे वो इतने धनी थे कि दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे। 50% हमारा कंट्रीब्यूशन था। वो चीज़ों को भुला करके यही पढ़ाया गया कि भाई जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो विदेशों से ही आएगा, वो जो बताते हैं वही सही है। हम लोग भी वही फॉलो करने लगे। लेकिन स्वामी जी जैसे लोग जो घर छोड़ करके बाहर फैले हुए थे, उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि नहीं ये बात ऐसी नहीं है। हमारे बाप दादा जो थे बड़े धनी थे, यदि धनी थे तो दिमाग वाले होंगे, उनके पास में बिजनेस करने की कैपेसिटी होगी, सोचने की कैपेसिटी होगी, तभी तो पहुंचे हम। करेक्ट। हम दुनिया की सबसे बड़ी जहाज बनाते थे, हम दुनिया के सबसे बड़े मंदिर बनाते थे, जिनका फुटप्रिंट आज भी मलेशिया से लेकर अफगानिस्तान दोनों साइड में देखिए है। तो उन्होंने कहा कि फिर किया जाए। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि पहले लोगों को जगाया जाए कि भाई आपके पिताजी बड़े आदमी थे,
तुम गटर में पड़े हुए हो, उठो। क्योंकि हम मानसिक रूप से इतने कमज़ोर कर दिए गए थे कि कोई भी चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता था। तो वो बात शुरू हुई कि अब हमको जागरण करना है। मेरे अपने लोगों को, जो बिजनेसमैन आज भी हैं उनको और जो नहीं है, दोनों को साथ लाने की ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, लेट अस रिटेन दैट पोजीशन। तो 2010 में जब ये बात हो गई तो अब यह है कि सोच तो आ गई, लेकिन सोच को ग्राउंड पे कैसे लाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि भाई अब हर देश में जा कर के ऐसे ऐसे लोगों को इकट्ठा करना है जो बताए को बिजनेस कैसे करते हैं। ऐसे लोगों को लाना है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो 2010 में एनजीओ बना जिसका नाम है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, और उसके साथ साथ हिंदू इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम दुनिया भर के लोगों को जोड़ेगा, हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है वो उस देश में जोड़ेगा। तो आज करीब करीब हमारा जो हिंदू इकोनॉमिक फोरम है 13 देशों में है, और भारत के अंदर उसके चैप्टर से अलग अलग में करीब करीब आज 40 चैप्टर खुले हुए हैं। पूना में है, बेंगलोर में है, मैसूर में है। तो इस तरह से हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। तो हुआ कि लोगों को जगाया जाए, जागरण किया जाए। तो अभी तक वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम करीब करीब 8 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर चुका है। ये शुरू हुआ फर्स्ट हांगकांग से, उसके बाद बैंकॉक गया, उसके बाद अमेरिका में 2 बार हुआ, लॉस एंजलिस में, शिकागो में। भारत में 2 बार हुआ, दिल्ली में, मुंबई में। और पिछले साल जिसकी चर्चा आप कर रही हैं वो हुआ था बैंकॉक में अगेन आए, और वहाँ पे करीब 2500 लोग आए थे। 2500 लोग आए थे। वो देख करके हम लोग दंग आए कि इतने लोग आ सकते हैं। तो धीरे धीरे अब जागरण तो हो गया है। अब जागरण को हम लोग एक्शन में लाना चाहते हैं, ताकि जो ये अमृत काल में हमारा चल रहा है कि हमारी इकोनॉमी 3.3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन होगी, हम डेवलप नेशन हो जाएंगे, जो मोदी जी बोल रहे हैं, उसको पाने के लिए हम लोगों ने क्या सोचा है कि अब इस साल से 2024 से आगे हर साल भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होगा, जहाँ पे 1000 से 1200 डेलीगेट्स आएंगे, और करीब 50 से 60 कंट्रीज से आएंगे। केवल यहीं से नहीं आएंगे। पिछले प्रोग्राम में जहाँ मैं गया था वहाँ पे 61 कंट्रीज से लोग आए थे। तो इस बार हम उसको बीट करेंगे। हमें हर साल हम लोग बीट करते हैं। तो ये इसके लिए हम लोगों ने जियो कन्वेंशन सेंटर में बुकिंग कर दी है। 13, 14, 15 तारीख को दिसंबर में ये प्रोग्राम होगा, और हम फुल स्पीड से लोगों को, डेलीगेट्स को, स्पीकर्स को, करीब करीब 100 स्पीकर आएंगे। अब सोचिए 100 स्पीकर आएंगे, 1200 डेलीगेट्स आएंगे, सबका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और ये स्पीकर आएंगे, मिलेंगे, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। इसके बाद में हम लोग पॉलिसी बनाने वाले हैं, गवर्नमेंट को देने वाले हैं कि भाई इस एरिया में ईज ऑफ बिजनेस के लिए इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों की इनकम बढ़े। आप इमेजिन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था। जब मैं पढ़ता था तो लगता था कि यार नौकरी नहीं मिलेगी, बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया देखा कि भाई हम जो सोचते थे वैसा है नहीं, दुनिया तो आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन यस, हम लोगों का डेवलपमेंट कम होता था। तो अब क्या हो गया है कि हमारी जीडीपी बढ़ गई है। आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट इकोनॉमी हो गई है, और 3.5 ट्रिलियन यदि आज हमारी इकोनॉमी है, तो ये इकोनॉमी 30-40 ट्रिलियन जाने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लोगों को हम बताएंगे ये ट्रिलियन इतना है, ट्रिलियन उतना हो जाएगा, तो उनको नहीं समझता है। समझने की बात ये है कि हमारा जो इनकम है, यदि मुझे आज 5 लाख मिलता है तो उसमें 50 लाख मिलेगा, क्योंकि सबकी इनकम जोड़ने से उतनी इनकम होती है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, बहुत कुछ होने वाला है। तब जाकर के हम उस पोजीशन में पहुंचेंगे। तो इंडिया के लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम। केवल हमको अपनी कुर्सी पकड़ करके बैठना है, जैसे प्लेन में बैठ जाते हैं। आप अपना काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और इकोनॉमी ये चलेगी। तो इस तरह से वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम साथ साथ चलता रहा। आज ये 9th होगा जो हम बॉम्बे में करेंगे, और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ये प्रोग्राम अब हर साल मुंबई में होगा, भारत में होगा। क्यों? क्योंकि उस समय
पहले के टाइम में हमारे पास फैसिलिटी भी नहीं था। जैसे जियो का जो हो गया, दिल्ली में 2-3 अभी खुल गए हैं, जहाँ पे हम एक जगह पे 1000, 1200 या 2000, 5000 तक हम लोगों को ला सकते हैं। और जब पैसा बाहर से भारत में आ रहा है तो भारत से हमें दूसरों जगह पे जाने की जरूरत क्या है? तो हिंदू लोगों को हमने जगा दिया है। लोग अब जानने लगे हैं कि वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम क्या है, लोग उससे जुड़ना चाहते हैं। और हम यहाँ पे अब हर साल प्रोग्राम करेंगे, अपना पॉलिसी पेपर बनाएंगे, गवर्नमेंट को देंगे और इसको हम भारतीय ढंग से करना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो 50 ऑर्गेनाइजेशन है, आप कौन सी तीर मारने वाले हैं? तो वो चीज़ पे मैं फोकस करना चाहता हूँ। हमारे पास CI है, हमारे पास फीकी है, एसोसिएशन है, आप उनके पढ़ लीजिए, उनकी विज़न क्या है, उनके मिशन क्या है, उनके कनेक्शन क्या है। ये लोग बने हैं कि भाई हजारों बिजनेसमैन हैं, उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। हमारा विजन क्या है? टू मेक हिंदू सोसाइटी इन जनरल सोसाइटी प्रॉस्परस। हमें सोसाइटी पे फोकस है। करेक्ट। कि हमारे लोग आज भी गरीब हैं और गरीबी की वजह से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, 50 चीजें हो रही हैं क्योंकि पैसा नहीं है। तो बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो देश में तो आपको दिखेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो अपना ही आदमी है, लेकिन फिर बाकी लोग धर्म क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं है। जो चाहे बदले, हमें उसको तकलीफ नहीं है, लेकिन गरीबी है तो मान रहे हैं ना। आज हर आदमी बोलता है गरीबी है, गरीबी गरीबी है, लेकिन उस गरीबी को हटाने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए हमें ऐसे काम करना चाहिए जिसमें सब लोगों का सब लोग मिले। करेक्ट। सब लोग मिलेंगे नहीं तो सबका फायदा नहीं होगा। आप विदेशी बिजनेसमैन को देखिए, उसको अपनी पड़ी हुई है। यदि वो जिंदा रह जाए तो बाकी लोगों को मारना काटना पड़ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ राम राज्य में ऐसा नहीं था। हर एक आदमी को सोचा जाता था कि खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, ठीक से रह रहा है कि नहीं, तब जा करके तो समाज इतने सालों से जिंदा है। बाकी सब जितने भी धर्म थे नष्ट हो गए, जले गए। हमें क्यों जिंदा है, इसको सोचने की जरूरत है। क्योंकि हमारे संस्कारों में भर दिया गया है कि भाई पेड़ भी की पूजा करो, पहाड़ का भी पूजा करो, हर एक आदमी की पूजा करो। सब लोग खुश रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे। आप आज देख रही हैं एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, हमारे यहाँ तो था कि पेड़ काटो ही मत, पेड़ की पूजा करो। तो जो लोग बाहर से आए और हमारी इकोनॉमी को 50% से 1.5% पे लेके आए, उन्होंने हमारे जितने भी गुण थे, अच्छाइयाँ थी, उसको तो पहले बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने के बाद में अब उसी चीज़ को नए पैकेज में लेके आते हैं कि नहीं ये पेड़ आपको लगाना चाहिए। अरे भाई पेड़ तो हम हमेशा लगाते थे। तो हम लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे पास वो पहले से ही पैकेज है कि इकोनॉमी को ठीक कैसे किया जा सकता है, हम सबके साथ में कैसे रह सकते हैं। लेकिन हम लोग रास्ता भटक गए थे। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम जो है वो ये कर रहा है कि लोगों को जगा रहा है, बता रहा है कि भाई आपके दादे परदादे क्या थे, आपके अंदर भी वो कैपेसिटी है, आप केवल उसको जगाइए। यदि हम जगाते हैं तो हम विश्व गुरु बनने में, मेरे केवल नॉलेज की बात नहीं हो रही है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकते हैं, जो अभी हो रहा है। कुछ दिनों पहले आप देख रहे थे कि लोग हंसते थे कि मेड इन इंडिया क्या है। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आर्म्स एम्यूनेशंस जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 10 साल के अंदर ही हम लोगों ने देख लिया कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं आप एक चीज़ को बताता हूँ, अगेन मैं वापस चले आता हूँ कि मैं एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आता हूँ। यदि मुझे पता नहीं है तो दूसरे लोगों को क्या पता होगा। इसके लिए बोल रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो आज 2000 साल से घट के 50% से 1.5% आ गई, कोई सोच सकता था कि हम ये 50% जा सकते हैं? नहीं, हम लोग सोचते थे यार ठीक है चल रहा है, चलने दो, नो प्रॉब्लम, कुछ तो मिलेगा, नौकरी तो मिल रही है। लेकिन इस पीरियड में देखने के बाद मुझे लग रहा है कि रियली हम 25 साल के बाद में 2047 में वो 40-50 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि नंबर 1 बने, क्योंकि दूसरी जगह की जो सिद्धांत है, जिस लेवल पे लोग बिजनेस करते हैं कि दूसरे को खत्म करो अपना ही बिजनेस रखो, वो इकोनॉमी रहेगी कि नहीं रहेगी कोई डाउटफुल है। हो सकता है
लेकिन हमारी इकोनॉमी जिस स्पीड से चल रही है और जिस तरह से हमारा समाज अभी भी एक साथ संगठित है, हमारी इकोनॉमी कल 40 से 50 ट्रिलियन होने वाली है। तो हम लोग टॉप में रहेंगे, जो अनइमेजिनेबल था कि 2000 साल में जो हम लोग गंवाया, हम 100 साल में वापस ला सकते हैं। केवल हमें अपने बुद्धि का सदुपयोग करना है और लोगों को साथ में रखना है। हम लोगों के पास थोड़ा भी पैसा आ जाता है तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हम लोग अपने संस्कारों को ठीक करें, समाज में एक साथ में जुड़ के रहें। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, भारत के जो लोग 140 करोड़ हैं, सबको खाना मिलेगा, सबको घर मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा जो चाहता है, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में हम लोग लगे हुए हैं कि इन लोगों को, गवर्नमेंट को हम लोग कैसे सजेशन दें, लोगों को कैसे ट्रेनिंग करें, लोगों को हम लोग कैसे, केवल ट्रेनिंग नहीं होता है, पैसे का बंदोबस्त करें। हम लोगों का प्लानिंग है कि ये बॉम्बे में तो हो जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो जुड़ जाते हैं, लेकिन जो गांव में आदमी है वो बिजनेस करना है, वो कैसे करेगा? तो ये 3.5 ट्रिलियन टू 30 ट्रिलियन में उसका सहयोग क्या होगा? उसको क्या मिलेगा? कुछ सामान किसान बना देता है, दाम बढ़ जाता है, बट उससे वो करोड़पति अरबपति तो नहीं होगा ना, जबकि उसके अंदर शक्ति है। तो हम लोगों ने सोचा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अपना चैप्टर खोलेंगे। जो 700+ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे, चैप्टर खोलेंगे। उस चैप्टर में हम लोग सब कुछ उनको बताएंगे, पैसा भी देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो लोग भी लगे कि नहीं भाई, ये जो अमृत काल है उसमें हम भी कुछ कर पाएंगे। यानी वो लोग पढ़े लिखे, वो लोग सब कुछ डिजिटल इंडिया को यूज़ करें, खुद बड़े बने, तो लोग बॉम्बे न आकर के अपने गांव में ही रह जाएंगे। एग्जैक्टली। आपने देखा होगा कि बॉम्बे में जो लोग भागे हैं, आज वो वापस आने को तैयार नहीं है। यहाँ पे मैं तो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में, लोगों की शॉर्टेज है। लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, हम कहते हैं कि आदमी किधर है। हमारे सोसाइटी में अगल बगल में हम लोगों से बोलते हैं कि आपका लड़का कोई ग्रेजुएट है, कुछ कर सकता है, मुझे दे दो। हम लोग उनको ट्रेनिंग देंगे, हम लोग किसी बिजनेस में लगाएंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। नौकरियां नहीं है तो नौकरियां वो नहीं है कि जो उनको चाहिए। कोई लड़का ग्रेजुएट निकल गया, बोलता मुझे 50 लाख चाहिए, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी है, नौकरी की अपॉर्चुनिटी है। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम ये काम करेगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक चैप्टर खोलेंगे, वहाँ पे अपना ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, उनको जिस टाइप का ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए और देश के इस विकास में योगदान दें। तो प्लान तो बहुत है, हम लोग चल चुके हैं। लोग बोलते हैं कि भाई अभी आपने क्या काम किया है, तो मेरा इतना ही रहता है कि अभी तक जागरण किया है, अब हम लोग ग्राउंड पे आ गए हैं। और जब ग्राउंड पे आ गए हैं और इकोनॉमी भी सही दिशा में चल रही है, सो दिस द बेस्ट टाइम जो हर एक आदमी अपना अपना सहयोग दे सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो हमारे संस्थाएं हैं जो बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करती हैं, 100 साल की हो गई हैं। हम तो अभी 12 साल के हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कभी शुरू हुआ था? 1971 में। कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता है? केवल 1000 पैसे वालों को। जो बिलियनियर है वो 1000 वाले को नहीं सोचता है। हम 1000 वाले के बारे में सोचते हैं कि उस 1000 वाले को हम मिलियनियर बिलियनियर कैसे बने। और ये सब होगा, मैंने जिस तरह से लोग सोच रहे हैं, जिस तरह से इकोनॉमी जा रही है, जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है, सब कुछ होगा। लेकिन हम लोगों ने अपना रास्ता तय किया है। सेटअप चैप्टर्स, गो टू द पीपल, ट्रेन देम, गिव देम मनी, और देखिए कि कैसे विकास देश का होगा। 2-3 चीज़ें मैं कहूँगी। एक तो जो आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, आई थिंक मैंने एक इवेंट अटेंड किया था मीनाक्षी लेखी जी का, तो उन्होंने ये बोला कि इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो दैट मीन्स कोई तो बना रहा है ना, नौकरियां तो है ही बहुत सारी। अब आपकी डेफिनेशन नौकरी की क्या है, वो एक अलग चीज़ है कि आप फिर भी ढिंडोरा पीटते रहो अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो एक दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये मैंने बहुत ही मिसकंसेप्शन है जी। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि लेखी जी तो वकील है, देखती हैं,
हम लोग तो ग्राउंड पे है ना। मैं ये बोल रहा हूँ उन्होंने डेटा पढ़ करके बता दिया है और सही बोल रही हैं। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ भी कोई बैठा है, यदि बोला कि भाई मेरा लड़का लड़की नौकरी के काबिल है, उसको भेजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। कल एक आदमी ने फ़ोन किया मुझे, मेरे मेंबर को फ़ोन किया कि मुझे नौकरी नहीं है। मैंने कहा अपना बायोडाटा भेज दो, और बायोडाटा भेजता हूँ। हमारा 17 तारीख को अपना नेटवर्किंग मीटिंग रहता है, किसी को दे दूंगा और कोई ना कोई उसको रख लेगा। मेरा कहने क्या मतलब है कि अब हमको फिक्स करना पड़ेगा, इसकी पढ़ाई इतनी है, नौकरी यहाँ इतनी खाली है। तो आपने देखा होगा, अब मैं इंडिया में रह गया, मान लीजिए मेरे साथ मेरे 90% लोग अमेरिका में चले गए जो हमारे साथ पढ़े थे, कानपुर अमेरिकन फंडेड थी। तो मैं देखता हूँ कि आदमी इंजीनियर बन के निकला, फाइनली पता चला है कि वो चॉकलेट बेच रहा है बट सीईओ है। मैंने वहाँ पे लोग नौकरी बदलते रहते हैं और नए नए स्किल्स लेते रहते हैं। हमारे यहाँ प्रैक्टिस क्या है कि एक बार जो पढ़ाई कर लिया, मैंने जो पढ़ाई किया मैकेनिकल में, मैं पावर प्लांट लगाते रह गया 45 साल तक। अच्छा था, कुछ बुरा नहीं था, लेकिन आपको स्किल को डेवलप करते रहना पड़ेगा। और यहाँ पे काम नहीं मिलता है तो किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। हम लोग अभी वो चेंज करना नहीं चाहते, लेकिन आई एम श्योर जैसे जैसे टाइम जाएगा लोगों को पता चलेगा कि भाई हमें किस जगह नौकरी मिल सकती है। 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग करके के आप चल जाइए, नौकरी की कमी नहीं है। और इसलिए लोग आज नौकरी छोड़ दे रहे हैं। आप सोचिए किसी बच्चे को नौकरी जैसे लगाते हैं उसे दूसरी नौकरी ढूंढने लगता है। तो हमें नौकरी में कमिटमेंट लाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद में अपॉर्चुनिटी आएगा अपना बिजनेस करने का, तो बिजनेस भी मिलेगा। एंड रियली पूछिए तो मेरे लिए मैं देखता हूँ कि मैं अभी नौकरी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उससे बाहर आ गया हूँ, बट दिस द बेस्ट टाइम फॉर भारत। करेक्ट, ट्रू। और यहाँ के लोगों के लिए आई थिंक जो 2 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपने बताया WHEF के बारे में, वन इज़ दैट जो आपने बात की कि पहले हम क्या थे। आज भी मैं बहुत सारे यंगस्टर्स तो नहीं कहूँगी, 35 के अराउंड कहूँगी, लोगों से मिलती हूँ जो बोलते हैं कि नहीं नहीं जो भी आया है वो ब्रिटिश ही लाया, तुम अपना फेक नैरेटिव चला रहे हो कि हम महान थे। मतलब यहाँ आज भी ऐसे लोग हैं जो ये बात बोलते हैं। बट एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ अगर हम देखें कि पूरी दुनिया भारत क्यों आई, कुछ तो था ना यहाँ पे, वरना सब यही क्यों आए। हमको कुछ देने नहीं आए, लेने आए। Exactly, that's the simplest logic कि हर कोई तो भारत ही आना चाहता था। हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे स्पाइसेस के, क्लॉथ के, हर चीज़ के। एंड एज यू सेड कि हमारे जो बिजनेसमैन थे वो वर्ल्ड अक्रॉस फैले हुए थे। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ जो आपने नेटवर्किंग की कही, जो कर रहा है WHEF, विच इज़ आई थिंक वेरी अमेजिंग, बिकॉज नेटवर्किंग आज के टाइम में इज़ द थिंग। नेटवर्किंग अगर आपकी अच्छी है तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में भी एंड एज अ बिजनेस पर्सन ऑल्सो। सो ग्रेट। तो आपने बताया कि इसके बाद आप लोग पॉलिसी बनाने के लिए भी पेपर्स कुछ बनाएंगे एंड गवर्नमेंट को देंगे। भाई जहाँ पे कुछ शॉर्टफॉल है राइट, और ईज ऑफ बिजनेस नहीं है और लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो डिस्कनेक्ट है। मैंने ये तो जो बड़े बड़े हमारी संस्थाएं हैं वो बड़े लोगों को ही रिप्रेजेंट करती हैं, बट छोटे लोगों को कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं, हर एक आदमी बिजनेस करना चाहता है, सही ढंग से करना चाहता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है तो उसको प्रॉब्लम लें, कंपाइल करें, गवर्नमेंट के पास जाए और उनकी बात कहें ताकि और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका हो सके। आइडिया यही है कि हर एक आदमी को कंट्रीब्यूशन करने के लिए इकोनॉमी में हर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं तो एग्जांपल से चलता हूँ कि ये मुद्रा लोन गवर्नमेंट देती है। तो मैं आता हूँ यूपी से जी, मैं कुछ लोगों से मिला, मैं वहाँ जाता हूँ आता हूँ, वो लोग वो थे जो मंत्री जी के चेले थे। अच्छा, ये भी बताता हूँ। वो बोला कि भाई चाचा जी कुछ नौकरी दिलवा दो यार। मैंने कहा नौकरी, गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, वहाँ पे क्यों नहीं पैसा लेकर के यूपी में बिजनेस करो। कहा कि तो हमको पता ही नहीं कि यहाँ पे पैसा मिलता है। तो डिस्कनेक्ट किधर है? कम्युनिकेशन। करोड़ों लोगों को पैसा मिल गया, करोड़ों को नहीं मिला। तो जो आपके अगल बगल में जो कॉर्पोरेटर है, जो MLA है, जो मिनिस्टर है, जो MP है, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है और अगल बगल के जो लोग हैं उनको हम कैसे दें, क्योंकि वो तो रोज़ लोगों से मिलते हैं ना। हम तो एक बार मिले तो उसने बता दिया, लेकिन मैंने उस बात को पकड़ लिया कि इसमें है और उसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। लोन जो है सस्ता मिलना चाहिए। आप देखते हैं विदेशों में
लोन कितना मिल जाता है, लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ अभी भी एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। तो जैसे ही लोन आपने सस्ता किया, जैसे ही मॉर्गेज की रिस्पॉन्स थोड़ी कम कर दी, तो हर एक आदमी यहाँ बिजनेस करना चाहता है। सड़क में तो कर ही रहा है, जहाँ चाहो दुकान लगा दो, कुछ मिल जाता है। तो टाइम तो बहुत अच्छा आ रहा है। एंड गवर्नमेंट हर एक बजट में आप देखती हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा लेके आती है। गवर्नमेंट को जब फीडबैक मिलता है, हमारा काम है गवर्नमेंट को फीडबैक देना। जैसे फीडबैक देंगे वैसे ही गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। सो इसी में थोड़ा सा पूछना चाहूँगी मैं कि गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो हाउ ओपन इज़, अभी तो सिर्फ 10 साल ही हुए हैं इस गवर्नमेंट को, मैं ऐसा कहूँगी, क्योंकि जिस तरह से देख रहे हैं हम, ये गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है, राइट? सो हाउ ओपन इज़ दिस गवर्नमेंट फॉर द काइंड ऑफ पॉलिसीज दैट यू टॉकिंग अबाउट, कि अगर बाहर से सुझाव आते हैं तो इज दिस गवर्नमेंट ओपन टू टेक सजेशंस एंड वर्क ऑन दोज थिंग्स? दिस गवर्नमेंट इज वेरी वेरी ओपन। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम मोदी जी का जो संडे का प्रोग्राम होता है, मन की बात यार, मन की बात, जी, तो मन की बात में बिजनेस की बात भले न हो, लेकिन सोशल जो प्रॉब्लम्स है वो तो मैं इसकी बात करें, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जी, क्योंकि मैं पावर प्लांट से आता हूँ जी, जी, कि जब हम लोग पावर प्लांट लगाते थे बड़े बड़े, तो ये हुआ था कि भाई यदि गवर्नमेंट, यदि आपकी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी 7% 8% से, उसी स्पीड से हमारा ये भी ग्रो होना चाहिए, बिजली का प्रोडक्शन भी होना चाहिए। ओके, आज आप देख रही हैं कि बिजली के बिना कुछ चलता ही नहीं। पॉकेट में मोबाइल रखा है, डाई हो जाएगा, करेक्ट, उसकी डेथ हो जाएगी, राइट? तो उस समय लोग मजाक उड़ाते थे कि इतने बिजली क्या जरूरत है, इतने पावर प्लांट क्यों लग रहे हैं, इतना कैपिटल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है। एक पावर प्लांट 5 साल में बनता है, कोयले वाला, न्यूक्लियर वाला तो 7 साल में बनेगा, सोलर 6 महीने में बन जाएगा। तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके लिए प्रॉब्लम था, अरे कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, एनवायरमेंटल इश्यूज है, 2-4 ये आ जाएंगे, आपके NGO आ जाएंगे जिनको कुछ पता नहीं है लेकिन बंद कर देंगे। राइट, राइट, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी कि बिजली को पैदा न किया जाए। अच्छा, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। 2013 में मैं चेन्नई में था, वहाँ का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था 1000 मेगावाट का, वो कमीशन हो रहा था रशियन से, मैंने पावर प्लांट तैयार था, लेकिन वहाँ पे कुछ मछुआरे आ गए, मैंने बहुत दिनों से चल रहा था वो कि नहीं भाई यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फट सकता है, लोग मर सकते हैं। मैंने कहा कि जो इंजीनियर रहते हैं उनको डर नहीं है, जिन्होंने बनाया है वो वहाँ रह रहे हैं, उनको डर नहीं है, लेकिन मछुआरे जिनको पता भी नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है, किसी ने कान में भर दिया है, आके बैठ के वो भजन कर रहे हैं कि ये बन ही नहीं सकता है। और उस समय चेन्नई में 12 घंटे का पावर कट था। मैंने पावर प्लांट तैयार है, चलाने वाले तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग आके, मिसगाइडेड लोग आकर के उसको बंद कर दिए। तो इस तरह से चल रहा था, मैंने एग्जाम्पल दिया जी, लेकिन सबको पता था कि पावर की जरूरत थी। बिजनेस तभी चलेगा जब आप 24 आवर्स पावर देंगे। राइट, लेकिन जब मोदी जी आ गए हैं तो उसके बाद से, और मुझे पता था कि पावर प्लांट अवेलेबल है, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जैसे प्राइवेट पावर प्लांट है, वो बनाएगा तो जब बेचेगा पैसा लेगा तभी तो चलाएगा ना। तो पावर प्लांट तैयार है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो खरीदने के लिए तैयार है, उसमें पैसा ही नहीं है। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया है कि सबको बिजली फ्री मिल जाएगी, बट वो जो बना रहा है उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो अब ये जो 2014 के बाद में इस इशू को प्रायोरिटी दिया गया कि जो बना रहा है बिजली उसको भी पैसा चाहिए, तभी बनाएगा, तभी कोयला खरीदेगा, तभी वो अलग काम करेगा। तो उस पर फोकस आया। उसके बाद में ये जीरो न्यूट्रल की बात तो आप देख रही हैं जी, कि भाई इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम है, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ करेंगे तो कोयला यूज़ होगा, उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ेगा, तो 50 प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जी, तो उसको हटाने के लिए सोलर पावर प्लांट का आ गया। तो सोलर पावर प्लांट आप लगाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी तो बाहर से आ रही है, पैसा लगाना पड़ेगा। तो वो सब चल रहा है एंड अपनी गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही है। मैं शॉर्टन कर रहा हूँ, हैंडल कर रही है। इस बार जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं वो इस गवर्नमेंट ने कर दिया। क्या किया? 300 यूनिट पर मंथ आप जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए जो पावर प्लांट आपको लगाना है सोलर गांव में, वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देगी। मतलब इतने पावर प्लांट बन गए, आप बिजली नहीं ले रही हैं, आप प्रोड्यूसर बन गए। ऐसा सोच कौन सोच सकता है? हम भी नहीं सोच सकते।
एक वो गवर्नमेंट सोच रही है, ये गवर्नमेंट सोचने वाली है कि 1 करोड़ लोगों को 300 यूनिट पर मंथ मिलेगा तो फ्री भी हो गया। मैंने मान लीजिए उसको लगाने के लिए जो भी पैसा खर्चा करना पड़े हो गया 50,000 60,000 जो भी होगा गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देंगे, किसी को बोल देंगे सब्सिडी दे दो, तो एक तरह से लोगों को पैसा भी मिल गया और वो 25 साल तक चलेगा, कुछ मेंटेनेंस नहीं है उसमें। तो जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और, तो बेसिकली लोग खुद ही वो लगाएंगे ओके आपके घर पे आकर के। मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ क्योंकि पावर से हूँ तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ जी वहाँ पे 1 लाख रुपए का बिल आता था बिजली का। ओके तो उस समय आज से 6 साल पहले की बात है, राइट तो उस समय हर एक गवर्नमेंट को टारगेट दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट को कि आप इतना लगाओ, उस पर सब्सिडी 30% मिलेगा। अच्छा तो 30 लाख रुपए का है तो 9 लाख आपको सब्सिडी मिलेगा। ओके तो मेरी सोसाइटी में बात चली, मैं भी सोसाइटी की कमेटी में था, जी तो किसी ने कहा कि हमको लगवा दीजिए। जी हमने इंक्वायरी किया, राइट बुलाया टाटा की कंपनी को, लग गया कुछ 30 लाख रुपया जो भी लगा हुआ लग गया। वो लगने के बाद में आज तक हमने बिजली दिया ही नहीं है। 1 लाख रुपया वो बिजली खत्म हो गई, तो खर्चा कितना किया 30 लाख, उसमें हमको 9 लाख मिल गया, तो गया कितना 21 लाख। और वो 21 लाख लगाने का हर साल हमको 12 लाख मिल रहा है, मैंने वो 2.5 साल में वो जीरो हो गया। वो प्लांट क्योंकि जब तक सूरज रहेगा तब तक उसके ऊपर आएगा, सूरज की किरणें आएंगी, वहां से बिजली बनेगा, आपने वायर डाल दिया है और बिजली आपके जा रही है सिस्टम में। अरे वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग तो इसी तरह से गांव में यदि आप बिजली लगाते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन लगाना पड़ता है जिसका करोड़ों में खर्चा आता है। मेरे एक गांव यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ लगाने का खर्चा करोड़ों हो गया। कभी हवा पानी आता है तो आपने देखा होगा ऐसा ऐसा हो जाता है। अब केवल वहीं पे जा कर के आप वो लगा दीजिए तो उस बंदे को पावर मिलता रहेगा। उसमें है कि रात को नहीं मिलेगा तो उसको बैटरी लगा दीजिए, वो सब सिस्टम है, जी लेकिन बिजली तो प्रोड्यूस हो रहा है और वहाँ पे उनको अपना मोबाइल चार्ज करने का है या पढ़ाई करने का है, सब कुछ अवेलेबल है। हम लोग तो लालटेन में पढ़ के आए हैं, आज वो अवेलेबल है। तो अवेलेबल क्यों है कि ये गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, करेक्ट कि ठीक है भाई हमको तो यूनाइटेड नेशन की बात भी माननी है, 0 कार्बन करना है 2030 तक, हमको अपने लोगों को बिजली भी देनी है, सस्ता होना चाहिए, हमारे पास जो भी पैसा है वो अलग अलग डायरेक्शन में खर्चा होना चाहिए, तो मैं इसी में तो नहीं खर्चा कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट के पास कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट कंस्ट्रेंट वहाँ पे जो दिमाग वाले लोग हैं वो इस दिमाग यूज़ करके बताते हैं कि यार एक हम लोग इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैंने 1 लाख घर 1 करोड़ घर कवर हो गए और आपने बोला हमने फ्री बिजली भी दे दी। तो दिल्ली का फ्री बिजली नहीं है वो कि देंगे, पैसा ही नहीं है तो अब देंगे क्या। वहाँ पे है कि चाहे गरीब हो या धनी हो हर एक के घर में। अच्छा ये चीज़ देखिए, आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसमें कोल के हिसाब से 6 गुना जमीन लगती है, तो आप कहीं भी लगाने जाएंगे तो जमीन कौन देगा, तो वहाँ जमीन अवेलेबल है, हमारा छत है, गांव-गांव में छत पड़े हुए हैं, अब लगाइए। तो जो आप गवर्नमेंट की बात कर रही हैं उन्होंने इतना इनोवेटिव गवर्नमेंट है कि लोगों की सुनती है, कान खड़े हैं, उनको ये है कि मुझे ये करना है, फोकस है। यदि हमने 2030 बोला है कि नेट ज़ीरो हो जाएगा तो होना ही है। अब उसके लिए क्या क्या हम स्कीम बना सकते हैं वो हो रहा है। सो दिस गवर्नमेंट देयर इज नो प्रॉब्लम एंड दिस इज ओनली गवर्नमेंट विच कैन फोकस। राइट सॉरी एक आपसे छोटा सा जोक करूंगी मैं। आपने अभी बोला कि हम लालटेन में पढ़कर आए, आपने कांग्रेस को वोट दिया था, हमने मोदी जी को वोट दिया है, तो हम यूपीआई यूज़ करते, आप लालटेन में पढ़ते थे। नहीं मुझे उसमें चॉइस नहीं था। राइट क्या था कि हम लोग गरीब थे। राइट मैंने भारत का हर एक आदमी 1947 में गरीब था, एक्सेप्ट जिनके माँ बाप नौकरी करते हो। जिसके पास 100 एकड़ ज़मीन भी थी वो भी गरीब था, क्योंकि वह पानी सीधे सूखा पड़ जाता था, बच्चों से प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैंने तो गांव में नहीं देखा था कि ये बहुत धनी है ये बहुत गरीब है। गांव में एक चीज़ अच्छी थी कि शेयरिंग था। गांव का हर एक आदमी का उस आपके खेत पे शेयर था। अच्छा मैं बता रहा हूँ कि मेरे गांव में, चाहे यहाँ पे जो भी बैठे होंगे, कि मेरे पास जो भी ज़मीन हो, वो ज़मीन में जब पैदावार हो जाती थी तो उस समय क्या होता था,
दाढ़ी बनाने वाला, मोची, लकड़ी काटने वाला या जो शादी कराने वाला पंडित, हर एक आदमी मैंने जो भी 5-6 गांव के लोग हैं जिनकी वजह से समाज चलता है, सबका उसमें शेयर था। वहाँ पे आना चलता था 16 आने, आपको याद होगा, अभी तो 100 रुपया और 10 रुपया में आ गया। 16 में 1/16 उन लोगों को मिलता था, तो हम लोग उसको बांधते थे, भूसा बोलते थे, मैंने बंडल बंडल। आपको सब बंडल बराबर किसी काट लिया जिसने, उसे बंडल बना दिया। उसके बाद में पंडित जी आ रहे हैं, एक लेके चले गए, वही देखे कि कोई बड़ा है कि छोटा है। तब तक दर्जी आया, वो अपना लेके चला गया। मैंने हर एक आदमी का अरेंजमेंट था गांव के अंदर। टैक्स नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली सोसाइटी वैसे बनाई गई थी। और जब ये अंग्रेज आए, उन्होंने उसको तोड़ दिया। पहला काम तो इसलिए हमारे गांव की जो इकोनॉमी थी, सब कुछ संपन्न था। वहाँ कपड़ा भी बनता था, वहाँ पे हमारी जो काम की चीज़ें होती वो तो होती थी, लकड़ी गुड़ी गोइठा, गाय है तो मैंने फ्यूल मिल गया, दूध मिल गया, हमने अनाज मिल गया ज़मीन से, तो सब कुछ आत्मनिर्भर था। और इसी तरह से जब हम एक्स्ट्रा जो बनाते थे वो एक्सपोर्ट होता था, तो हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी उस समय। लोग कहते हैं ना कि उन्होंने हमको कैसे तोड़ा। आए तो हमसे लेने के लिए, उन्होंने हमको समझ लिया, हमारे कुछ लोगों को फोड़ लिया, और उसके बाद में उन्हीं लोगों से हमारे ऊपर राज करवाया। तो हमारी जो इकोनॉमी थी, भाई गांव की इकोनॉमी को तोड़ दो तो गरीब बन जाएंगे। तो बाहर से कपड़ा आने लगा, टेरिलिन आने लगा कि आपको कॉटन की जरूरत नहीं है, एक ही कपड़ा 5 साल तक पीजिए, तो वो आदमी बनाएगा क्या। रेजर आ गया, नाई की जरूरत नहीं है। तो हर एक चीज उन्होंने अपनी चीज बेच दी, और गांव की जो इकोनॉमी थी, केवल खेती के अलावा कुछ बचा नहीं। बाकी जो लोगों को नौकरी मिलती थी उनको बाहर भागना पड़ा, और बाहर भाग कर कहाँ जाएंगे, शहर में जाएंगे, झोपड़पट्टी में रहना पड़ा। अब जाकर के सिचुएशन बदल रही है। तो हमारी इकोनॉमी पहले से ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी, लेकिन जब 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, तो हम सब कुछ उनको ही आता था, हमको कुछ नहीं आता था, क्योंकि हमारी तो आपने सब कुछ वट लगा दी। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, तो ये हिंदूज को वर्ल्ड अक्रॉस यूनाइट करना, ये कितना चैलेंजिंग रहा अगर रहा है तो, और बी कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, जो कुछ इस तरह के नैरेटिव्स चलते हैं, कुछ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बाकायदा कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व और ये सारी चीज़ें, तो उनके सामने खड़े होने के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर द हिंदूज टू स्टे यूनाइटेड वर्ल्ड अक्रॉस। HEF वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम का मेन उद्देश्य यही है कि स्टडी किया गया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं जिस ग्रुप में हूँ, अपने क्लासमेट के ग्रुप में हूँ, उसमें बहुत से लोग बाहर चले गए, तो कितने लोगों ने तो अपने नाम ही बदल डाले। माने हम अपनी आइडेंटिटी पे प्राइड नहीं फील करते हैं। और जयशंकर प्रसाद जी ने कविता भी लिखी है कि जिस आदमी को अपने देश पे अभिमान नहीं है, वो आदमी पशु के समान है। हम तो ये कहते हैं कि यदि आप जिस घर से पैदा होते हैं, माँ बाप ने पढ़ाई करा दिया, तो वी शुड ऑलवेज फील प्राउड ऑफ पेरेंट्स रेदर देन कि हमारे माँ बाप ने ये नहीं किया। भाई आपके माँ बाप गरीब थे, आपको पढ़ा दिए, तो आपका काम है ना उनको हैंड होल्डिंग करने का, कि हम ब्लेम करते रहे कि मेरे पिताजी ने नहीं किया। तो उसी तरह से हमारी संस्कृति इतनी स्ट्रांग थी। हम कहीं भी आप देखेंगे, सड़क पे चलते हैं, कोई गिर जाएगा तो एक हिंदू गरीब आदमी तुरंत उसको उठा लेगा, घर ले जाएगा, खाना खिलाएगा। ये सब किसी के पढ़ाने से नहीं आया, ये हमारे इनग्रेन्ड है कि दूसरों को हेल्प करना चाहिए, अपने खाने से पहले उसको खिलाना चाहिए। जो मॉडर्न एजुकेशन आया उसमें तो सेल्फ सेंटर हो गया कि भाई सब कुछ अपने पे है। तो हम लोग जो पढ़ाई करके निकले हैं, तो उसमें वही कंपटीशन आ गया कि भाई दोस्त को नीचे कर दो, तुम आगे बढ़ जाओ। कभी नहीं होता था ना, बड़े राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाली तो बात नहीं थी ना, कि पिताजी ने बोला जंगल में चले जाओ तो जंगल में चले गए। आप बोले क्यों जाएंगे, पहले हम अपना कोर्ट में जाएंगे। तो ये बहुत चैलेंजिंग है अपने लोगों के शिक्षा में सुधार होने का, जो कि बात चल रही है कि
शुरू से ही बताइए कि भाई हमारा समाज कितना स्ट्रांग था, उसमें कितनी अच्छाइयाँ थी, और इन अच्छाइयों की वजह से हम आज तक टिके हुए हैं। अब उन अच्छाइयों को हम लोग नहीं बता पाए 50 साल तक, जो कि हमारी मानसिकता वो स्लेवरी की हो गई थी कि हमारा ठीक नहीं है। हमें तो किसी को बताते बार बार बताते रहेंगे कि तुम बेकार हो, तुम बेकार हो, आदमी ऐसे ही बेकार हो जाता है। तो ये हमें जो वेस्टर्न एजुकेशन दिया गया उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी। साइंस तो हम लोगों ने सीखा, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको हटाना पड़ेगा, और वो हटाएंगे आप अपने एजुकेशन को चेंज करके। बाहर जाने के बाद में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चेंजेस आ रहे हैं। जो हमारे अलग अलग टेम्पल में लोग जा रहे हैं उनको देखिए, लोग सीख रहे हैं, बट वो मास एक्सोडस नहीं है। मैंने हमारे यहाँ बहुत से लोग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लेकिन दूर से देख रहे हैं, अच्छे अच्छे मंदिरों में जा रहे हैं, उसके बाद सोचने लगे हैं कि भाई क्या हो रहा है। आप देखिए कि जो लड़ाई चल रही है वो यूक्रेन में चल रही है, मैंने किसने लगा दिया, क्यों लगा दिया, कितने लोग मर गए बिना किसी वजह से। हमारे यहाँ तो वो नहीं हो रहा है ना, वहाँ सेवा करने वाले हमारे ही लोग हैं, इस्कॉन के लोग हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये विदेश के लोग भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। वो लोग आकर के बोलते हैं कि भाई ये जो धर्म के लोग हैं ये अच्छे लोग हैं, तभी तो हमारे लोग बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं। हम ही लोग क्यों गूगल के चीफ हैं या फेसबुक के चीफ हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं? आपको सोचना पड़ेगा ना। हमारे लोगों के जो बच्चे जाते हैं उसमें संस्कार है कि जहाँ भी काम करो सिंसियरली काम करो, ऑनेस्टली काम करो, ठीक से काम करो। उसकी वजह से हमको लोग पसंद करते हैं। कोई ऐसा नहीं पसंद करता है कि भाई आप हिंदू हो नौकरी ले लो। तो यदि ये हो रहा है, इसका मतलब कि लोगों को हमारे प्रति सहानुभूति, हमें भी विश्वास है। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या है कि भाई हमारी कंपनियां पहले अपनी फुटप्रिंट दूसरी जगह पर ले गई, हमारे अब लोग गए वहाँ से पढ़ने के लिए, जो अच्छी अच्छी कंपनियां चला रहे हैं। हमारी कंप्लेन ये है कि भाई हमारा आदमी जाके गूगल बना सकता है, तो आदमी वापस आकर के इंडिया में दूसरा कुछ क्यों नहीं वैसे खड़ा कर सकता है? एंड दैट इज व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन। भाई हमारा आदमी, किसी ने पैसा दिया तो उसका बिजनेस खड़ा कर दिया। तो यहीं के बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग अपने ही लोगों को जो स्टार्टअप के थ्रू पैसा देंगे, तो दिमाग है, हम क्यों नहीं बड़ी कंपनी बन सकते हैं? चाइना तो यूज़ नहीं करता है गूगल, वो तो यूज़ नहीं कर रहा है फेसबुक, वो खड़ा कर सकता है। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और पैसा आ ही गया है। भाई आप, कोई आदमी कमा रहा है 50 मिलियन 100 मिलियन कमा रहा है हर साल, वो कितना पैसा रखेगा? उसी पैसे को ला करके यदि यहाँ पे इन्वेस्ट करके, यदि उसके अंदर वो शक्ति आ जाए कि अभी मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे मालिक बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो 10 साल के अंदर हमारा फेस बदल जाएगा। पैसे की कमी नहीं है। आपको बताया गया होगा कि सबसे ज़्यादा सोना हमारे घरों में है, लेकिन कोई दूसरा नारायण मूर्ति आकर के उस सोने को और डायमंड बनाए, तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, कमिंग बैक टू दैट, वो हम काम कर रहे हैं कि हम दूसरों के लिए दावोस में क्यों जाएं, हम दूसरे लोग क्यों नहीं बुला पा रहे हैं? तो हम एक संस्था भी खड़ा नहीं कर सकते? फॉरगेट अबाउट कि हम गूगल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, एक संस्था बनाइए जिसके अंदर ऐसे पेपर बने कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे, ऐसे लोग आए कि भाई हमें बॉम्बे जाना है वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में। हमारा प्रिंसिपल अब वो है कि जागरण हो गया है, हमारे लोग जाग गए हैं, धीरे धीरे हमारे पास आ रहे हैं। यदि आ रहे हैं तो उनको जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ आइटम्स होने चाहिए। तो उसकी शुरुआत इस साल से शुरू हो गई है कि जागरण इज ओवर, नाउ वी हैव टू बी ऑन द जॉब। हम कैसा पेपर बनाएंगे, गवर्नमेंट को कैसे देंगे, ताकि गवर्नमेंट हमको बुलाए कि भाई कुछ तो बनाओ। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ, पहले यूनाइटेड नेशन में कौन डिसाइड करता था? अमेरिका डिसाइड करता था कि कहाँ पे क्या होगा, आप कैसी चीज़ बनाएंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होगा, वगैरह वगैरह। अब कौन बना रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना रहा है।
उसके साथ उनका MOU हो गया है। यदि वो बताएगा कि हर जगह सोलर लगना चाहिए तो सोलर नहीं लगेगा। भाई कोयला क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो कोयला है 1000 साल तक चलेगा। तो आई एम नॉट एलाबोरेटिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि लोग आपके ऊपर अधिकार जमा रहे हैं थ्रू देयर एजेंसीज। तो हमारे यहाँ वो एजेंसीज क्यों नहीं खड़ा हो रही हैं? करेक्ट करेक्ट। हम क्या रोटरी क्लब नहीं बना सकते? लायंस क्लब नहीं बना सकते? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी संस्था बनी नहीं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, एक्सेप्ट टेम्पल इकोनॉमी। एटलीस्ट वो लोग तो कुछ कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है थ्रू वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम कि हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, और ये दुनिया भर की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ये हिंदू इकोनॉमिक फोरम केवल भारत के लिए नहीं है, इसलिए इसका नाम है हिंदू इकोनॉमिक फोरम, बिकॉज हम लोग इतने कंट्रीज में फैले हुए हैं कि हम लोग पॉलिसी बनाए जो एक्सेप्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, एंड वी बिकम ए प्रेशर ग्रुप, ताकि सोसाइटी में एक शांति रहे और अच्छे ढंग से लोगों का जो पैसे का वितरण हो वो ठीक ढंग से हो। Great. I think it is very interesting to know this entire concept of World Hindu Economic Forum, and I'm sure कि जितने भी audience viewers देख रहे हैं, they have got to know something very interesting, और it is something कि हम सबको इससे जुड़ना चाहिए in our capacity and the way you give us a platform to associate with it. So on that note, I will say thank you so much studio में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए. It was really a pleasure having you at Moods of Bharat. So that was Sri Ravikant Mishra ji for all of us. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट रिलीज हो आपको पता चल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग मूड्स ऑफ भारत. नमस्ते.